दोस्तों, आप सुनना शुरू कर चुके हैं जज्बातों का जहां विद जावेद अख्तर। और मैं स्वागत करता हूं आपको शर्लक होम्स की एक नई कहानी में। कहानी का नाम है बॉस्कॉम घाटी का रहस्य। उम्मीद है आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो करने में देर मत कीजिए। तो आइए बिना किसी देरी के नई कहानी शुरू करते हैं। बॉस्कॉम घाटी का रहस्य। अंत में मैं होटल पहुंचा और वहां सोफा पर लेटकर पीले जिल्द वाले उपन्यास में रुचि लेने का प्रयास करने लगा। कहानी की कथा वस्तु उस रहस्य की तुलना में जिससे हम गुजर रहे थे अत्यंत तुच्छ थी, और मैंने पाया कि मेरा ध्यान बार बार कल्पना से तथ्य की ओर इस प्रकार भटक रहा था कि अंततः इसे मैंने कमरे में उछाल दिया और स्वयं को पूर्ण रूप से दिन भर की घटनाओं के विचार मंथन में लगा दिया। माना कि इस अभागे युवक की बात सही थी कि ऐसी कौन सी अदृश्य और असाधारण विपत्ति उस समय के दौरान हुई होगी जब वह अपने पिता से अलग हुआ, और फिर उनकी चीख सुनकर उधर दौड़ पड़ा। ये कोई भयानक और घातक बात थी। क्या हो सकता था? चोटें किस प्रकार की थीं? इससे क्या मेरी चिकित्सीय दृष्टि के समक्ष कोई खुलासा हो सकता था? मैंने घंटी बजाई और कस्बे से प्रकाशित साप्ताहिक समाचार पत्र मंगवाया जिसमें मामले का ब्यौरा था। चीरफाड़ करने वाले चिकित्सक के हवाले से लिखा गया था, बाईं ओर की पैराइटल हड्डी का पिछला हिस्सा और ऑक्सीपिटल हड्डी की बाईं ओर का आधा भाग किसी खुरदरे हथियार के भयंकर प्रहार से टूट गया था। मैंने अपने सिर के उस हिस्से को स्पर्श किया। स्पष्टता ऐसा प्रहार पीछे से ही हुआ हो सकता था। किसी सीमा तक यह बात अभियुक्त के पक्ष में थी, क्योंकि जब उसे झगड़ते हुए देखा गया था वह अपने पिता के सामने था। फिर भी यह कोई अकाट्य बात न थी, क्योंकि प्रहार से पूर्व वृद्ध ने अपनी पीठ फेर ली हुई हो सकती थी। फिर भी इस ओर होम्स का ध्यान दिलाया जाना आवश्यक था। फिर उसके बाद मरते समय वह कुछ बोला भी था। इसका क्या मतलब हो सकता था? यह मतिभ्रम नहीं हो सकता था। एकाएक हुए प्रहार से मरता आदमी साधारणता मतिभ्रम का शिकार नहीं हो सकता था। नहीं, बल्कि वह यह समझाने के प्रयास में था कि उसके साथ क्या हुआ था। किंतु इससे क्या इंगित होता है? मैंने किसी संभावित स्पष्टीकरण के लिए अपना दिमाग दौड़ाया, और फिर युवा मैककार्थी द्वारा धूसर रंग का वस्त्र देखे जाने की घटना। यदि यह बात सच थी तो हत्यारे ने अपना कोई वस्त्र, संभवतः ओवरकोट, भागते में गिरा दिया होगा और इसे उठाने को वापस लौटा होगा। और उसी समय कुछ दूरी पर पुत्र पीठ मोड़े झुका बैठा था। सब कुछ कितना रहस्यमय था। मैं लेस्ट्रेड की विचारधारा के प्रति आश्चर्यचकित न था, किंतु फिर भी मुझे शर्लक होम्स की अंतर्दृष्टि में विश्वास था, और मैं तब तक आस नहीं छोड़ने वाला था जब तक युवा मैककार्थी के निर्दोष होने के उसके विश्वास में प्रत्येक नया तथ्य इजाफा कर रहा था। शर्लक होम्स बहुत देर बाद लौटा। वह अकेला आया था, क्योंकि लेस्ट्रेड कस्बे में ठहरा हुआ था। पारा अब भी बहुत ऊंचा है। बैठते हुए उसने टिप्पणी की, यह इम्पोर्टेंट बात है कि जब तक हम घटना स्थल पर ना हो आए तब तक बरसात ना हो, और दूसरी ओर कोई भी वहां जाने को अत्यंत उत्सुक होगा। लेकिन इतनी लंबी यात्रा के बाद मैं नहीं जाना चाहता। मैं युवा मैककार्थी से मिलाया हूं। उससे तुमने क्या जाना? कुछ नहीं। वह मामले पर कोई प्रकाश नहीं डाल सका? जरा भी नहीं। एक बार मैं सोच में पड़ गया था कि जिसने यह किया था वह उसे जानता था और उस स्त्री अथवा पुरुष के संबंध में कुछ छुपा रहा था। किंतु अब मुझे विश्वास हो गया कि वह भी उतनी ही उलझन में है जितने अन्य सभी लोग। वह बहुत चालाक लड़का नहीं है, और मेरे ख्याल से दिल का अच्छा है। मैं उसकी रुचि की प्रशंसा नहीं करूंगा। मैंने टिप्पणी की, यदि यह बात सच है कि वह कुमारी टर्नर जैसी सुंदर महिला से विवाह का अनिच्छुक था। इसके पीछे एक दुखद कहानी है। यह लड़का पागलपन की हद तक उसे प्रेम करता है, किंतु लगभग 2 वर्ष पूर्व जब वह लड़का सा ही था, और जब वह कुमारी टर्नर को ठीक से जानता भी नहीं था, क्योंकि वह 5 वर्षों तक बोर्डिंग स्कूल में बाहर पढ़ने गई थी। इस मूर्ख लड़के ने क्या किया कि बिस्टल में एक बारमेड के शिकंजे में फंस गया।
और रजिस्ट्रार दफ्तर में उससे विवाह कर लिया। यदि वह निर्दोष है तो ये किसने किया? आह, किसने? मैं तुम्हारा ध्यान दो बिंदुओं की ओर दिलाता हूं। पहला ये कि तालाब के समीप मरने वाले को किसी से मिलना था, और यह कोई उसका पुत्र नहीं हो सकता था, क्योंकि उसका पुत्र बाहर गया हुआ था और उसे पता नहीं था कि वह कब लौटेगा। दूसरी बात यह कि मृतक को कोई चिल्लाते सुना गया था, जबकि मरने वाले को पता ही नहीं था कि उसका पुत्र लौट आया था। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर मामला निर्भर करता है। और अब हम जॉर्ज मैरिडिथ की बात करते हैं और शेष छोटी छोटी बातें कल के लिए छोड़ देते हैं। जैसा कि होम्स ने भविष्यवाणी की थी, बरसात नहीं हुई और सुबह बड़ी बादल रहित और चमकदार थी। 9 बजे लेस्ट्रेड गाड़ी लेकर आया और हम हैदरले फॉर्म और बॉस्कॉम झील के लिए रवाना हो गए। मामला बड़ा गंभीर है, लेस्ट्रेड बोला। बड़ा गंभीर समाचार है, लेस्ट्रेड बोला। बताते हैं कि हाल के श्री टर्नर इतने बीमार हैं कि उनके जीवन की अब कोई आस नहीं। मेरे ख्याल में वह पक्की उम्र के हैं, होम्स बोला। लगभग 60 के हैं, किंतु बाहर रहने से उनके ढांचे का नाश हो गया और कुछ समय से उनका स्वास्थ्य निरंतर गिरता जा रहा था। इस व्यवसाय ने उन पर बड़ा प्रभाव डाला। मैकार्थी परिवार के वह पुराने मित्र थे और मैं कहूँगा कि उसके लिए लाभदायक भी, क्योंकि मुझे पता लगा है कि उसने उसे हैदरले फॉर्म बिना किसी किराए के ही दे रखा था। वास्तव में यह तो बड़ी रोचक बात है, होम्स बोला। अरे हाँ, और सैकड़ों ढंग से उसने उसकी सहायता की। प्रत्येक व्यक्ति उसके प्रति उसकी दयालुता के विषय में यहाँ चर्चा करता है। वाकई यह तो मैं अनोखा नहीं लगता कि मैकार्थी, जिस पर स्वयं के पास धन अधिक नहीं था और जो टर्नर के एहसानों तले दबा था, टर्नर की पुत्री से अपने पुत्र का विवाह कराने पर जोर दे रहा था। पुत्री जो संपत्ति की अधिकारी थी। और यह भी विचित्र बात लगती है जब हम जानते हैं कि टर्नर का प्रस्ताव में विरोध था। पुत्री ने हमें ऐसा ही बताया था। क्या इससे तुम्हें कुछ नहीं समझ में आता? हम अनुमान और निष्कर्षों तक पहुंच चुके हैं, लेस्ट्रेड मेरी ओर देखकर पलक झपकाते हुए बोला। होम्स, मुझे सिद्धांतों और कल्पनाओं के पीछे भागकर तथ्यों को एकत्रित करने में कठिनाई अनुभव होती है। तुम ठीक कहते हो, होम्स आनंदित होता हुआ बोला, कि तथ्यों को संबंधित करने में तुम्हें कठिनाई होती है। फिर भी एक तथ्य मेरी पकड़ में ऐसा आया है जिसे पकड़ने में तुम्हें कठिनाई हुई है, लेस्ट्रेड ने थोड़ा गर्म होते हुए बोला। और वह क्या है? ये कि बुजुर्ग मैकार्थी की मृत्यु छोटे मैकार्थी के कारण हुई, और ये कि बाकी सभी सिद्धांत कोरी बकवास है। अच्छा, होम्स हंसते हुए बोला, किंतु मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो बाईं ओर ये हैदरले फॉर्म है। हाँ, यही है। यह एक लंबी चौड़ी 2 मंजिला इमारत थी। इसकी धूसर दीवारों पर पीले काई के धब्बे थे। खिंचे हुए पर्दों और धुआं रहित चिमनियां इसे ऐसा प्रदर्शित कर रहे थे जैसे भय का भार अब भी इसे दबाए हुए था। हमने द्वार खुलवाया और नौकरानी ने होम्स की प्रार्थना पर हमें वह जूते दिखाए जो मृत्यु के समय उनका मालिक पहने हुए था। पुत्र के जूते भी देखे गए, यद्यपि वह वाले नहीं थे जो उसने उस समय पहने हुए थे। 7-8 कोणों से इन्हें ढंग से नापने के पश्चात होम्स ने आंगन में आने की इच्छा व्यक्त की और वहां आड़े तिरछे मार्ग पर चलते हुए हम बॉस्कॉम झील पहुंचे। शर्लक होम्स को कोई सूंघ लग गई थी और वह बिल्कुल परिवर्तित दिखाई पड़ रहा था। उसे बेकर स्ट्रीट के तार्किक और शांत चिंतक के रूप में जानने वाले भी उसे ना पहचान पाते। उसका चेहरा लाल पड़ गया था। उसकी भवें 2 मोटी काली लकीरों जैसी हो गई थीं, जबकि उनके नीचे से उसकी आंखें इस्पात की भांति चमक रही थीं। उसका चेहरा नीचे की ओर था और कंधे झुके हुए थे। उसके होंठ भिजे हुए थे और उसकी लंबी गर्दन की नसें तनी हुई थीं। उसके नथुने ऐसे फड़क रहे थे जैसे कोई शिकारी जानवर अपने शिकार की ताक में हो, और उसका दिमाग उसके सामने के लक्ष्य पर ऐसा एकाग्र था कि कुछ भी कहा जाता उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, या अधिकाधिक उत्तर में वह एक तीव्र और अधीर गुर्राहट सी छोड़ देता। वह चुपचाप और शीघ्रता से चारागाह में अपना रास्ता बनाता जा रहा था और इस प्रकार जंगल में से होता हुआ वह बॉस्कॉम झील तक पहुंच गया।
भूमि नम व दलदली थी, जैसा कि समूचा कस्बा ही था, और भूमि पर तमाम पद चिन्ह बने हुए थे, मार्ग में भी और दोनों किनारों पर उगी घास पर भी। कभी होम्स जल्दी से आगे बढ़ जाता, कभी बिल्कुल स्थिर हो जाता, और एक बार एक चारागाह के भीतर घुस गया। लेस्ट्रेड और मैं उसके पीछे पीछे चल रहे थे। लेस्ट्रेड जासूस उदासीन था, जबकि मैं अपने मित्र को उस रुचि के साथ देख रहा था जो इस विश्वास से जागृत होती है कि प्रत्येक काम को एक निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचना था। बॉस्कॉम झील 50 गज फैली थी और हैदरले फॉर्म और धनिक श्री टर्नर के निजी पार्क की सीमा रेखाओं के मध्य में स्थित थी। झील के हैदरले की ओर वाले हिस्से में जंगल ज्यादा घना था और वहां वृक्षों के बीच 20 कदम की दूरी तक घास थी। झील को सरकंडे और झांक झंकाड़ घेरे हुए थे। लेस्ट्रेड ने ठीक हमें वह स्थान दिखाया जहां शव पड़ा पाया गया था, और वास्तव में भूमि इतनी नम थी कि मरने वाले के गिरने से बने निशान को मैं देख पा रहा था। होम्स के लिए, जैसा कि मैं उसके उत्सुक चेहरे और तीक्ष्ण आंखों से देख सकता था, दबी हुई घास के निरीक्षण से अन्य बातें जानने योग्य थीं। वह गंध सूंघते कुत्ते की भांति दौड़ रहा था, और फिर वह मेरे साथी की ओर मुड़ा। तुम झील पर क्यों गए थे? उसने पूछा। मैं जाल डाल रहा था। मैंने सोचा वहां कोई हथियार अथवा संकेत हो सकता था। किंतु भगवान के लिए तुम्हें कैसे पता लगा? ओह, मेरे पास समय नहीं है। अंदर की ओर मुड़े तुम्हारे बाएं जूते के निशान सब जगह हैं। और झंकाड़ में जाकर वह अदृश्य हो गए। यह कितना सरल होता यदि मैं उनके भैंसों के झुंड के समान यहाँ आने और जगह को कुचलने से पूर्व ही यहाँ आ गया होता। ये लॉज प्रबंधक के साथ आए दल के निशान हैं, और शव के चारों ओर वह 7-8 बार मंडराते रहे हैं, किंतु यहाँ एक ही पांव के 3 अलग अलग पदचिन्ह हैं। उसने आतिशी शीशा निकाला और ठीक से देखने के लिए पेट के बल लेट गया। वह लगातार बोलता जा रहा था, किंतु हमसे नहीं, स्वयं से। ये युवा मैकार्थी के पद चिन्ह है। 2 बार वह चला था और एक बार शीघ्रता से दौड़ा था। अतः एड़ी देखना कठिन है, किंतु तले गहरे धसे परिलक्षित हैं। इससे उसकी कहानी सिद्ध होती है। जब उसने अपने पिता को जमीन पर पड़ा देखा तो वह दौड़ पड़ा, और यह पिता के पद चिन्ह जब वह चहलकदमी कर रहा था। तो यह क्या है फिर? यह बंदूक के बट का सिरा है जब पुत्र खड़ा सुन रहा था। और ये? हाँ, यहाँ हमें क्या मिला है? पैर की उंगलियों के बल चलने के निशान। उंगलियों के बल? चौड़े किंतु असाधारण जूते। ये आ रहे हैं और जा रहे हैं, और फिर से आ रहे हैं, अवश्य ही लवादे के लिए। अब ये आ कहाँ से रहे हैं? वह ऊपर नीचे दौड़ता रहा। कभी पदचिन्ह खो जाते, कभी मिल जाते। तब तक हम जंगल की सीमा पर एक विशाल वृक्ष के नीचे आ गए। होम्स ने आगे तक के मार्ग का निरीक्षण किया और एक बार फिर पेट के बल लेटकर परीक्षण किया और संतोष की किलकारी ली। काफी देर तक वह वहां रहा और पत्तियों तथा सूखी टहनियों को उलट पुलट करता रहा और धूल जैसी वस्तु को लिफाफे में एकत्रित करता रहा। वह अपने शीशे से न केवल भूमि अपितु अपनी ऊंचाई तक पेड़ों की छाल भी जांच रहा था। घास में एक पत्थर पड़ा था। उसने इसकी भी जांच की और इसे रख लिया, और फिर वह जंगल में से जाने वाले मार्ग पर बढ़ गया और एक ऊंची सड़क पर निकला जहां कोई पदचिन्ह न थे। यह मामला बड़ा रोचक है, वह अपनी पुरानी शैली में आते हुए बोला। मेरे ख्याल में दाईं ओर यह स्लेटी मकान लॉज है। मैं अंदर जाऊंगा और मोरान से बात करके आऊंगा और संभवतः एक पर्चा लिखूंगा। इतना करने के बाद हम भोजन के लिए चल सकते हैं। आप लोग गाड़ी तक चलें, मैं अभी आता हूं। 10 मिनट बाद हम अपनी गाड़ी में रॉस जा रहे थे। होम्स के पास अभी भी वह पत्थर था जो उसने जंगल से उठाया था। इसमें तुम्हारी रुचि हो सकती है लेस्ट्रेड। पत्थर को हाथ में लिए वह बोला। हत्या इससे हुई थी। मुझे तो कोई निशान नहीं दिख रहा है ही नहीं। तब तुम्हें कैसे पता? इसके नीचे घास उगी हुई थी। यह कुछ ही दिनों से वहां पड़ा था। कोई स्थान ऐसा नहीं दिख रहा था जहां से इसे उठाया गया हो। चोटें इसी के द्वारा की गई मालूम होती हैं, और किसी हथियार का कोई चिन्ह नहीं। और हत्यारा एक लंबा आदमी है
बाएं हाथ से काम करता है, दाएं पांव से लंगड़ा कर चलता है, मोटे तले के शिकारी जूते और धूसर लबादा पहनता है, भारतीय सिगार पीता है, सिगार होल्डर का प्रयोग करता है और अपनी जेब में एक खुरदरा चाकू रखता है। और भी बातें हैं, किंतु इतने से हमारी सहायता हो जाएगी। लेस्ट्रेड हंसा। मुझे डर है कि मुझे अभी भी संदेह है। वह बोला, सिद्धांत ठीक है, किंतु हमें कठोर मस्तिष्क वाले अंग्रेजी निर्णायक मंडल से टक्कर लेनी है। कोई बात नहीं, होम्स ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया। तुम अपने ढंग से काम करो और मैं अपने ढंग से करूंगा। आज दोपहर मैं व्यस्त रहूंगा और संभवतः शाम की ट्रेन से लंदन लौट जाऊंगा। अब मामला अधूरा छोड़ दोगे? नहीं, पूरा। लेकिन रहस्य? यह तो खोल चुका है। तो अपराधी कौन है? वही सज्जन जिसका मैंने वर्णन किया। किंतु वह है कौन? निश्चित ही यह पता करना कठिन ना होगा। यह इतना भीड़ भाड़ वाला इलाका नहीं है। लेस्ट्रेड ने अपने कंधे झकझोरे। मैं एक व्यवहारिक व्यक्ति हूं, वह बोला, और वास्तव में मैं किसी बाएं हाथ और लंगड़ी टांग वाले सज्जन को कस्बे में खोजता नहीं रह सकता। मैं स्कॉटलैंड यार्ड का विदूषक बन जाऊंगा। ठीक है, होम्स शांत ढंग से बोला, मैंने तुम्हें अवसर दिया है। मैं जाने से पूर्व तुम्हें चिट्ठी लिखूंगा। लेस्ट्रेड को उसके कमरे में छोड़कर हम अपने होटल की ओर रवाना हो गए, जहां हमने पाया कि मेज पर खाना तैयार था। होम्स चुप था और विचारमग्न था। उसके चेहरे पर पीड़ा युक्त भाव थे, जैसे कोई उलझन में होता है। देखो वॉटसन, मेज साफ होने के बाद वह बोला, इस कुर्सी पर बैठो और थोड़ी देर मेरी बात सुनो। मुझे नहीं पता कि क्या करूं और मुझे तुम्हारी सलाह की आवश्यकता है। सिगार जला लो और मुझे कहने दो। बोलो। अच्छा, अब इस मामले में युवा मैककार्थी के बयान से संबंधित दो बिंदु हैं जो हम दोनों ने ही तुरंत पकड़े। यद्यपि मैंने उसके पक्ष में इन्हें समझा, जबकि तुमने विरोध में। पहली बात यह थी कि उसके बयान के अनुसार उसे देख पाने से पूर्व ही उसके पिता कोई चिल्लाए थे। दूसरी अनोखी बात वह कि मरते समय आरेट के संबंध में कुछ कह रहे थे। यद्यपि उन्होंने कई शब्द बड़बड़ाकर कहे थे, किंतु पुत्र के कानों को यही शब्द पकड़ में आया। अब इन दो बिंदुओं से हमारी खोज की शुरुआत होनी चाहिए और हम ये जानकर चलेंगे कि लड़का जो कह रहा है वह सच है। फिर इस कुई का क्या तात्पर्य है? वैसे स्पष्टता यह पुत्र के लिए नहीं था। पिता तो यह समझ रहा था कि पुत्र ब्रिस्टल में था और यह संयोग ही था कि वह पहुंच में था। कोई उस व्यक्ति का ध्यान आकर्षण करने के लिए था जिससे उसकी मुलाकात होनी निर्धारित थी। जाहिर है कोई ऑस्ट्रेलिया में प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द है और इसका प्रयोग आपसी बातचीत में ऑस्ट्रेलिया वासी करते हैं। इस बात की तगड़ी संभावना है कि मैककार्थी जिसे बॉस्कॉम झील पर मिलने वाला था वह कोई ऑस्ट्रेलिया से संबंधित व्यक्ति था। फिर आरेट की बात क्या थी? शेरलॉक होम्स ने अपनी जेब से एक तय किया हुआ कागज निकाला और इसे मेज पर फैला दिया। यह विक्टोरिया की बस्ती का नक्शा है, वह बोला। पिछली रात इसके लिए मैंने ब्रिस्टल तार किया था। उसने नक्शे पर अपना हाथ धर दिया। तुम क्या समझे? अरेट, मैंने पढ़ा। और अब उसने अपना हाथ उठाया। बेलारेट। बिल्कुल, यही उस आदमी ने कहा था और इसके अंतिम दो अक्षर ही उसका पुत्र पकड़ पाया था। वह अपने हत्यारे का नाम लेने का प्रयास कर रहा था, फला बेलारेट से। बड़ी अद्भुत बात है, मैंने विस्मय प्रकट किया। यह स्पष्ट है और अब देखो मैंने परिक्षेत्र को बड़ा संकीर्ण बना दिया है। धूसर लबादा पुत्र के बयान को सही माने तो यह तीसरा बिंदु निश्चित है। अब हम दृढ़ विश्वास से कह सकते हैं बेलारेट का कोई ऑस्ट्रेलियाई है जिसके पास धूसर रंग का लबादा है। वाकई, और जो कस्बे में अपरिचित नहीं था, क्योंकि झील तक या तो फार्म से अथवा एस्टेट से पहुंचा जा सकता है और यहाँ अजनबी घूम फिर नहीं सकते। बिल्कुल। और हमारा आज का अभियान, जमीन के निरीक्षण से मुझे कुछ ब्यौरा मिला जो मैंने आलसी लेस्ट्रेड को बताया था अपराधी के व्यक्तित्व में। पर यह तुम्हें कैसे पता लगा? तुम्हें मेरे तरीके पता हैं, ये छोटी छोटी बातों के निरीक्षण पर आधारित हैं।
मैं जानता हूँ उसके कद का मोटा सा अंदाजा तुमने उसके कदमों के बीच की दूरी से लगा लिया होगा। उसके जूतों के संबंध में तुम पदचिन्ह से अनुमान लगा चुके हो। हाँ, वे बड़े विशिष्ट जूते थे। लेकिन उसका लंगड़ापन, लेकिन उसका दाएं पांव का निशान सदैव बाएं के मुकाबले हल्का था। वह इस पर कम भार डालता था। क्यों? क्योंकि वह लंगड़ाता था। वह लंगड़ा था। और उसके खब्बू होने के संबंध में तुम भी तो चोट का प्रहार देखकर अचंभित हो गए थे। प्रहार ठीक पीछे से किया गया था और यह बाईं ओर का था। अब यह उल्टे हाथ से काम करने वाले आदमी ने ही किया हो सकता है। पिता और पुत्र की बातचीत के दौरान वह पेड़ के पीछे छुपा खड़ा रहा था। यहां तक कि वहां उसने धूम्रपान भी किया था। मुझे सिगार की राख वहां मिली। तंबाकू संबंधित अपने विशिष्ट ज्ञान के कारण मैं ये बताने में समर्थ हो पाया कि यह एक भारतीय सिगार था। जैसा कि तुम्हें पता है, मैंने इस पर थोड़ा समय दिया है और पाइप, सिगरेट और सिगार की 140 विभिन्न किस्मों के ऊपर एक लेख भी लिख चुका हूँ। राख मिलने पर मैंने आसपास देखा और मुझे घास में वह टोटा मिल गया जो उसने फेंका था। वह एक भारतीय सिगार था जो रॉटरडम में भरा जाता है। और सिगार होल्डर, मैंने देखा था कि टोटा उसके मुंह के संपर्क में नहीं आया था, इसलिए उसने होल्डर का प्रयोग किया था। सिगार की नोक कटी हुई थी, न कि मुंह से चबाई गई थी। लेकिन कटाव एकसार नहीं था, इसलिए मैंने खुरदरे चाकू का अनुमान लगाया। होम्स, मैंने कहा, तुमने इस आदमी के चारों ओर ऐसा जाल बिछा दिया है कि वह इससे बच नहीं सकता, और तुमने एक निर्दोष मानव जीवन इस प्रकार बचा लिया है जैसे उस रस्सी को काट दिया हो जिससे उसे लटकाया जाना था। मैं देख सकता हूं कि यह सब किस दिशा में संकेत कर रहे हैं। अभियुक्त है मिस्टर जॉन टर्नर। होटल का वेटर हमारे कमरे का द्वार खोलकर एक आगंतुक को प्रविष्ट कराता हुआ चिल्लाया। प्रवेश करने वाले व्यक्ति का प्रभावशाली व्यक्तित्व था। वह धीरे धीरे और झुककर चल रहा था। हालांकि उसके कठोर चेहरे और मजबूत हाथ पांव से पता लग रहा था कि वह मजबूत शरीर तथा मजबूत चरित्र का स्वामी था। उसकी उलझी हुई दाढ़ी, सफेद बाल और घनी हुई झुकी भवें उसके व्यक्तित्व को गौरवपूर्ण बना रही थीं। किंतु उसका चेहरा सफेद पड़ा हुआ था और उसके होंठ और नथनों के कोने नीले पड़े हुए थे। मेरे सामने यह स्पष्ट था कि वह किसी घातक और पुरानी बीमारी की चपेट में था। कृपया सोफे पर बैठ जाइए, होम्स नम्र स्वर में बोला। आपको मेरा पत्र मिला था? हाँ, लॉज मैनेजर लेकर आया था इसे। तुमने कहा कि हंगामे से बचने के लिए तुम मुझसे यहाँ मिलना चाहते थे। मैंने सोचा कि यदि मैं हॉल में आता तो लोग बातें बनाते। तुम मुझसे मिलना क्यों चाहते थे? उसने मेरे साथी की ओर थकी हुई नजरों से देखा, जैसे अपने प्रश्न का उत्तर उसे पहले ही मिल चुका हो। हाँ, शब्दों के स्थान पर दृष्टि का उत्तर देते हुए होम्स बोला। मैं मैककार्थी के संबंध में सब कुछ जानता हूँ। बूढ़े आदमी ने अपने हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। हे भगवान, सहायता करो, वह चिल्लाया। मैं उस लड़के को नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। मैं आपको वचन देता हूं कि यदि एसाइजेज में इसका विरोध किया जाता है तो मैं सब कुछ बता दूंगा। आपको ऐसा कहने पर मुझे प्रसन्नता हुई, होम्स ने गंभीर स्वर में कहा। मैं अभी भी सब बता देता यदि मेरी प्रिय पुत्री इससे संबंधित न होती। उसका दिल टूट जाएगा। यदि उसे पता लगा कि मैं गिरफ्तार हो गया हूं तो उसका दिल टूट जाएगा। ऐसा नहीं होगा, होम्स बोला। क्या? मैं आधिकारिक पुलिस वाला नहीं हूं। मैं समझता हूं कि आपकी पुत्री मुझे यहाँ चाहती थी और मैं उसके हितार्थ काम कर रहा हूं। फिर भी युवा मैककार्थी को तो बाहर निकालना ही पड़ेगा। मैं मरने को बैठा हूं, बूढ़ा टर्नर बोला। मुझे सालों से मधुमेह है। मेरा चिकित्सक कहता है कि मैं एक माह भी जीवित रह जाऊं तो बड़ी बात होगी। फिर भी जेल में मरने की जगह मैं अपनी छत के नीचे ही प्राण त्यागना पसंद करूंगा। होम्स उठा और हाथ में पेन लिए हुए मेज पर बैठ गया। उसके सामने कागजों का एक पुलंदा पड़ा था। हमें सच बताइए, वह बोला। मैं तथ्यों को लिखूंगा। आप इस पर हस्ताक्षर करेंगे और वॉटसन गवाह बनेगा। फिर युवा मैककार्थी को बचाने के लिए अंतिम क्षणों में
मैं आपकी स्वीकारोक्ति प्रस्तुत करूंगा। मैं आपको वचन देता हूँ मैं आपको वचन देता हूँ, जब तक अति आवश्यक नहीं होगा तब तक मैं इसका प्रयोग नहीं करूंगा। एक ही बात है, वृद्ध बोला। सवाल तो यह है कि एसआईजेस पहुंचने तक मैं जीवित ही नहीं रहूंगा, इसलिए मेरे लिए यह मामूली बात है, किंतु मैं चाहता हूं कि एलिस को इस सदमे से बचा सकूं। और अब मैं आपके सामने स्पष्टीकरण देता हूं। हालांकि इस क्रियान्वयन में लंबा समय लगा, किंतु बताने में मैं अधिक समय नहीं लूंगा। आप इस मृतक यानी कि मैकार्थी को नहीं जानते। वह शैतान का अवतार था। ईश्वर उस जैसे व्यक्तियों के शिकंजे से दूर रखे। पिछले 20 सालों से मैं उसके शिकंजे में था और उसने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैं कैसे उसके अधीन हो गया। यह खदान में सन 60 के शुरुआती वर्षों की बात है। उस समय मैं जवान लड़का था, लापरवाह, गर्म खून वाला, किसी भी काम को हाथ में ले लेने वाला। मैं बुरी संगत में पड़ गया था, शराब पीने लगा और लुटेरा बन गया। हम 6 लोग थे और हम घुमंतू थे और अपना स्थान बदलते रहते थे। खदान को जाने वाली बोगियों को हम रोक लिया करते थे। बेलारेट के ब्लैक जैक के नाम से मुझे जाना जाता था और बस्ती में हमारा गिरोह आज भी बेलारेट गिरोह के नाम से याद किया जाता है। एक दिन सोने से लदा काफिला बेलारेट से मेलबर्न पहुंचा। हम इस काफिले की प्रतीक्षा में थे और हमने इस पर हमला बोल दिया। उसमें 6 आदमी थे और हम भी 6 थे, इसलिए आमने सामने की भिड़ंत हो गई। लेकिन हमने उनकी 4 काठियां खाली कर दी। हमारे 3 लड़के मारे गए। मैंने अपनी पिस्तौल वैगन चालक के सिर से सटा दी, जो कि यही मैकार्थी था। मैं दिल से चाहता हूं कि मुझे तभी उसे मार डालना चाहिए था, लेकिन मैंने उसे छोड़ दिया। हालांकि उसकी छोटी छोटी दुष्ट आंखें मेरे चेहरे पर टिकी थीं, जैसे मेरे नैन नक्श याद रख लेने का प्रयास कर रहा हो। हम सोना लेकर चले गए और रईस आदमी बन गए और बिना किसी संदेह के इंग्लैंड आ गए। यहाँ मैं अपने साथियों से अलग हो गया और मैंने एक शांत और सम्मानित जीवन जीने का निर्णय कर लिया। मैंने यह एस्टेट खरीद ली। मैंने विवाह भी किया। हालांकि मेरी पत्नी अपनी युवा अवस्था में ही मर गई, पर मेरे लिए वह प्यारी लड़की एलिस छोड़ गई। जब वह छोटी थी तो उसके नन्हे हाथ ही मुझे सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते थे। एक शब्द में कहें तो मैंने एक नया अध्याय प्रारंभ कर दिया और अपने अतीत से जितना दूर रह सकता था उतना प्रयास किया। सब बढ़िया चल रहा था कि मैकार्थी ने मुझे अपने शिकंजे में पकड़ लिया। मैं किसी निवेश के लिए कस्बे में गया था और वहां रीजेंट स्ट्रीट में मैं उससे मिला। उसके शरीर पर न कोट था न उसके पाँव में जूते। कैसे हो जैक? वह मेरी बात थामता हुआ बोला। हम तुम्हारे परिवार में ही ठीक रहेंगे। हम 2 हैं, मैं और मेरा पुत्र, और तुम हमें रख सकते हो। यदि तुम नहीं रखोगे तो इंग्लैंड कायदे कानून पर चलने वाला एक बढ़िया देश है और एक पुकार पर कोई भी पुलिस वाला यहाँ हमेशा आ जाता है। खैर, वह कस्बे के पश्चिम में आ गए। उन्हें हटाने का कोई मतलब न था और तब से वह मेरी सबसे बढ़िया भूमि पर मुफ्त में रह रहे थे। मैं बेचैन था, अशांत था, मैं भूल नहीं पाता था। मैं जिधर भी मुड़ता था वहीं उसका चालाक और मखौल उड़ाता चेहरा मेरे सामने होता था। एलिस बड़ी हुई तो दशा और खराब हो गई, क्योंकि वह तुरंत समझ गया कि पुलिस से अधिक मुझे एलिस का भय था कि कहीं वो मेरे अतीत के संबंध में जान ना जाए। वह जो चाहता वह उसे मिलता और मैंने बिना किसी सवाल के उसे सब कुछ दिया, भूमि, मकान, पैसा। किंतु अंततः उसने एक ऐसी चीज मांगी जो मैं उसे नहीं दे सकता। उसने एलिस को मांगा। आपने देखा ही होगा कि उसका पुत्र बड़ा हो गया है और मेरी पुत्री भी। और चूंकि मेरा स्वास्थ्य खराब रहता था तो उसे यह बड़ा ही पसंद आया कि उसके बेटे को सारी संपत्ति पर कब्जा कर लेना चाहिए। लेकिन यहां मैं कठोर पड़ गया। मैं उसके गंदे खून को अपने साथ नहीं मिला सकता था। ऐसा नहीं कि मुझे लड़का नापसंद हो, लेकिन उसमें उसका खून था और इतना काफी था। मैं दृढ़ बना रहा। मैकार्थी ने मुझे धमकी दी। मैंने उसे कहा कि वह जो चाहे मेरा बिगाड़ सकता है।
हमें इस संबंध में बात करने के लिए एक झील पर मिलना था। जब मैं वहां पहुंचा तो वह अपने पुत्र के साथ बात कर रहा था, इसलिए मैंने एक सिगार जला लिया और उसके अकेला होने तक पेड़ के पीछे इंतजार करने लगा। जैसे जैसे मैं उसकी बात सुनता जा रहा था, मेरे भीतर की सारी कड़वाहट बाहर आने लगी। वह अपने पुत्र से आग्रह कर रहा था कि मेरी पुत्री से विवाह कर ले। वह बिना उसके संबंध में विचार किए कि वह क्या सोचती है, इस प्रकार कहे जा रहा था जैसे कि वह सड़क पर से उठाई गई हो। मैं ये सोचकर पागल हो उठा कि मुझे और मेरी बेटी को ऐसे किसी आदमी के कब्जे में रहना पड़ेगा। क्या मैं ये बंधन नहीं तोड़ सकता? मैं वैसे ही मरने वाला था। मेरा अतीत और मेरी बेटी दोनों को बचाया जा सकता था यदि मैं उसकी गंदी जुबान को बंद कर देता तो। मैंने ऐसा ही किया मिस्टर होम्स। मैंने दोबारा ऐसा किया। मैंने उसे प्रहारों से नीचे गिरा दिया। उसकी चित्कार सुनकर उसका बेटा वापस लौटा, लेकिन मैं पेड़ों की आड़ में हो गया क्योंकि मैं बाध्य था कि भागते में मेरा लबादा गिर गया था, उसे मैं उठाकर लाऊं। मिस्टर, जो भी हुआ उसकी यही सच्ची कहानी है। खैर, आपका न्याय मुझे नहीं करना है। वृद्ध ने अपने बयान पर हस्ताक्षर किए तो होम्स बोला, मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे कुछ भी ना खोलना पड़े। आप क्या करेंगे? आपका स्वास्थ्य देखते हुए कुछ नहीं। आपको स्वयं ही पता है कि शीघ्र ही इस अदालत के बजाय आप एक उच्चतर न्यायालय में जवाब दे रहे होंगे। मैं आपका बयान रखे हूं और यदि मैककार्थी को दंड मिला तब मैं इसे सामने लाने को बाध्य हो जाऊंगा। यदि नहीं तो इस पर कभी किसी की नजर नहीं पड़ेगी और आप चाहे जीवित हों अथवा मर चुके हों, आपका भेद हमारे साथ सुरक्षित रहेगा। फिर अलविदा। वृद्ध आदमी शांत स्वर में बोला, जब वे तुम्हारे लिए आएंगे तो तुम्हारी मृत्युशैया भी उतनी ही शांत होगी जो तुमने मेरे लिए बना दी है। अपने विशाल ढांचे के साथ हिलते और लड़खड़ाते हुए वे धीरे से कमरे से बाहर निकल गया। ईश्वर हमारी सहायता करे। एक लंबे मौन के बाद होम्स बोला, बेचारे असहाय प्राणियों के साथ भाग्य ऐसे खेल क्यों खेलता है? मैंने आज तक ऐसा मामला नहीं सुना। अब मैं कहता हूं, ईश्वर की कृपा की खातिर शर्लॉक होम्स है। जेम्स मैककार्थी को होम्स द्वारा प्रस्तुत की गई तमाम आपत्तियों के बिना पर न्यायालय ने निर्दोष साबित कर दिया और उसे मुक्त कर दिया। हमारे साक्षात्कार के पश्चात बूढ़ा टर्नर 7 माह तक जीवित रहा, किंतु अब वह मर चुका है और पूरी संभावना है कि पुत्र तथा पुत्री अब प्रसन्नतापूर्वक साथ साथ रह सकेंगे, उनके अतीत पर छाए काले बादलों की अनभिज्ञता के साथ। तो ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए और आने वाले समय में इसी तरीके की और भी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और अंत तक सुनने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद।